नमस्कार। आज हम सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक कदम और गहराई में उतरेंगे। बात करेंगे सॉफ्टवेयर बनाने के एक बड़े ही काम के तरीके की, जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न। और इसमें भी हमारा खास ध्यान रहेगा MVC, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न पर। देखिए, हम सब रोज़ ढेरों ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया, शॉपिंग, बैंकिंग। कभी सोचा है ये अंदर से कैसे जुड़े होते हैं? इनका मतलब ताना बाना कैसा होता है? आज की हमारी ये बातचीत IIT मद्रास के मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स के एक लेक्चर से प्रेरित है, जो इसी पर्दे के पीछे की कहानी को समझने में हमारी मदद करेगा। तो आज का मिशन एकदम साफ है, MVC का पूरा फंडा क्लियर करना है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों के साथ समझेंगे और ये भी टटोलेंगे कि भविष्य में, खासकर मशीन लर्निंग जैसी उभरती टेक्नोलॉजी में, ये कॉन्सेप्ट कैसे रंग दिखा सकता है। सोचिए जरा, सुबह उठकर फटाक से ईमेल चेक कर लेना कितना मामूली लगता है ना? या कोई ऐप खोलना, स्क्रीन पे टैप किया, काम हो गया। लेकिन पर्दे के पीछे इंजीनियरों ने क्या कमाल का जुगाड़ बिठाया होता है, ये जानना मजेदार है। और MVC हमें उसी जुगाड़ की इंजीनियरिंग समझने में मदद करता है। बिल्कुल, सभी सुनने वालों का स्वागत है। और ये MVC जैसे पैटर्न वाकई कमाल के हैं। सॉफ्टवेयर बनाना अक्सर एक उलझा हुआ काम हो सकता है, खासकर जब एप्लीकेशन बड़ी और जटिल हो। ये पैटर्न, जैसा कि आपने कहा जुगाड़, असल में वो आजमाए हुए नक्शे हैं जो इस उलझन को सुलझाने में मदद करते हैं, चीज़ों को मतलब व्यवस्थित करते हैं। ओके, तो चलिए पहला पेंच खोलते हैं। ये डिजाइन पैटर्न आखिर है क्या भला? सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। दरअसल ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहले से सोचे समझे, टेस्ट किए हुए और बार बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले समाधान हैं। इसे ऐसे समझें जैसे किसी उस्ताद बावर्ची का सीक्रेट मसाला मिक्स होता है ना। उसे पता होता है कि कौन सा मसाला कब और कितना डालना है, ताकि सब्जी हर बार लाजवाब बने। ये पैटर्न्स भी कुछ वैसे ही हैं। अनुभवी प्रोग्रामर्स ने अपने सालों के तजुर्बे से ये तरीके इजाद किए हैं और कहा है कि भाई, इस तरह की प्रॉब्लम आए तो ये तरीका आजमा कर देखो, काम आसान और बढ़िया होगा। IIT मद्रास के लेक्चर में भी इसी बात पर जोर था कि ये पैटर्न थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल तजुर्बे का निचोड़ है। आपने बहुत अच्छे से समझाया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि आंख बंद करके बस यही करना है। ये दिशा निर्देश हैं, सुझाव हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पैटर्न डेवलपर्स का कीमती वक्त बचाते हैं। आपको हर बार नए सिरे से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि किसी आम समस्या का हल कैसे निकाला जाए। ये पहले से परखे हुए कारगर तरीके होते हैं। ये एक तरह का फ्रेमवर्क देते हैं सोचने के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन के लिए यही बेस्ट हो या इनके अलावा कोई और तरीका ना हो। सही कहा। मतलब ये एक तरह से अनुभवी लोगों के बनाए हुए स्मार्ट कट है, ताकि बाकी लोग बेवजह अपना सिर ना फोड़ें। चलिए, अब आते हैं आज के हीरो पर, MVC पर। सुना है ये बहुत ही कॉमन, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पैटर्न है। इसे समझने के लिए IIT मद्रास वाले लेक्चर में जो ईमेल वाला उदाहरण दिया गया था, उसी को पकड़ते हैं। हाँ, वो ईमेल वाला उदाहरण MVC को समझने के लिए एकदम सटीक है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, MVC में 3 मुख्य किरदार होते हैं: मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ये तीनों मिलकर पूरी एप्लीकेशन को चलाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि तीनों के काम एकदम अलग-अलग बटे हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले मॉडल, ये क्या संभालता है? सिर्फ डेटा का सारा डेटा होता है और उस डेटा से जुड़े नियम और लॉजिक भी। ईमेल वाले उदाहरण को देखें तो आपके असल ईमेल का कंटेंट मॉडल का हिस्सा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ईमेल से जुड़ी बाकी सारी जानकारी भी मॉडल में ही होती है, जिसे तकनीकी भाषा में मेटा डेटा कहते हैं। जैसे ईमेल किसने भेजा, कब भेजा, साइज कितना है, कोई फाइल साथ में है या नहीं, अटैचमेंट, ये सब मेटा डेटा है। लेक्चर में इस बात पर खास गौर किया गया था कि कैसे सर्वर इस सारे डेटा और मेटा डेटा को करीने से रखता है, शायद इंडेक्सिंग वगैरह करके, ताकि आप जब चाहें फट से कोई पुराना ईमेल भी खोज सकें। तो मॉडल एप्लीकेशन का सारा माल है, सारा कच्चा चिट्ठा। इसमें यह भी शामिल है कि ये डेटा स्टोर कहाँ होगा, किसी भारी भरकम डेटाबेस जैसे SQL या NoSQL, या सादी फाइलों में। समझा। तो मॉडल मतलब डेटा का रखवाला और मैनेजर, साथ में बिजनेस के नियम भी। अब आते हैं व्यू पर। इसका तो नाम से ही अंदाजा लग रहा है कि ये दिखने वाली चीज होगी। हाँ,
मोटे तौर पे व्यू वही है जो यूजर को स्क्रीन पर नजर आता है या जिससे वो इंटरैक्ट करता है। आपके ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स की लिस्ट, किसी ईमेल को खोलने पर उसका पूरा टेक्स्ट, अटैचमेंट का आइकॉन, ये सब व्यू हैं। कोई वेबसाइट खोलते हैं तो जो पेज सामने आता है, ऐप का जो इंटरफेस होता है, वो सब व्यू के उदाहरण हैं। मतलब जो स्क्रीन पे चमक रहा है वो व्यू है। यूजर एप्लीकेशन से इसी के जरिए बतियाता है। लेकिन यहां एक पेच है और ये समझना जरूरी है। क्या व्यू हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसे हम देख सकें? सोचिए, आजकल कारों में या फोन में वॉइस असिस्टेंट होते हैं। आप कहते हैं मेरे मैसेज पढ़ो और वो आपको मैसेज पढ़कर सुना देता है। यहां कोई स्क्रीन नहीं दिख रही, कोई बटन नहीं दबा रहे, लेकिन वो आवाज जो जानकारी दे रही है वो भी व्यू ही है। तो व्यू असल में वो तरीका है जिससे एप्लीकेशन यूजर को जानकारी पेश करती है। ये विजुअल हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या शायद भविष्य में कुछ और भी हो। ये सिर्फ दिखने तक सीमित नहीं है। अरे वाह, ये तो कमाल का पॉइंट है। मतलब व्यू का काम सिर्फ दिखाना नहीं बल्कि यूजर तक सही तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, चाहे माध्यम कोई भी हो। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भेजा गया डेटा, जैसे एपीआई रिस्पॉन्स, वो भी एक तरह का व्यू है उस दूसरे सिस्टम के लिए? बिल्कुल। ये सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से बात कर रहा है, तो जो डेटा एक सिस्टम दूसरे को भेज रहा है, वो उस दूसरे सिस्टम के लिए जानकारी का प्रस्तुतिकरण है, यानी एक तरह का व्यू। बहुत बढ़िया कनेक्शन जोड़ा आपने। चलिए, मजा आ रहा है। मॉडल हो गया, डेटा और लॉजिक, व्यू हो गया प्रस्तुतिकरण। अब तीसरा महारथी, कंट्रोलर। इसका क्या रोल है इस तिगड़ी में? कंट्रोलर समझिए एक ट्रैफिक हवलदार या मैनेजर की तरह है। ये यूजर के एक्शन को पकड़ता है और आगे का रास्ता दिखाता है। जब आप अपनी ईमेल ऐप में किसी ईमेल को डिलीट करने के लिए बटन दबाते हैं या उसे किसी खास फोल्डर में डालने के लिए ड्रैग करते हैं या फिर कहते हैं सारे ईमेल डेट के हिसाब से लगा दो, ये सब कमांड कंट्रोलर सुनता है। जब यूजर कोई बटन दबाता है, कोई इशारा करता है, तो कंट्रोलर हरकत में आता है। ये यूजर से इनपुट लेता है। एकदम सही। कंट्रोलर यूजर के इरादों को समझता है। जैसे यूजर इस ईमेल को डिलीट करना चाहता है, फिर ये मॉडल के पास जाता है और उसे बताता है कि भाई ये वाला डेटा बदल दो या इस डेटा पर ये ऑपरेशन कर दो। तो कंट्रोलर असल में यूजर और मॉडल के बीच का पुल है। ये व्यू से सीधे इंटरैक्ट नहीं करता, बल्कि यूजर के एक्शन को मॉडल के समझने लायक कमांड में बदलता है। अच्छा, तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। मॉडल डेटा का घर, व्यू सजावट और खिड़की, और कंट्रोलर मैनेजर जो यूजर की सुनता है और मॉडल को बताता है। तो ये तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं? मतलब जब मैं ईमेल डिलीट करती हूँ तो पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पकती है? आईटी मद्रास के लेक्चर में इसका फ्लो कुछ इस तरह समझाया गया था। एक, यूजर व्यू पर कुछ देखता है, जैसे ईमेल की लिस्ट। 2, यूजर कोई एक्शन लेता है, मान लीजिए डिलीट बटन दबाता है, ये इनपुट कंट्रोलर के पास जाता है। 3, कंट्रोलर इस एक्शन को समझता है, अच्छा ये ईमेल डिलीट करना है। 4, कंट्रोलर मॉडल को निर्देश देता है कि फला ईमेल का डेटा अपडेट कर दो, यानी डिलीट कर दो। 5, मॉडल अपने अंदर वो बदलाव कर लेता है, डेटा डिलीट हो गया। 6, अब मॉडल व्यू को सिग्नल भेजता है कि सुनो डेटा बदल गया है, खुद को अपडेट कर लो। 7, व्यू उस सिग्नल को पकड़ता है और स्क्रीन पर दिखने वाली जानकारी को ताज़ा कर देता है। डिलीट हुआ ईमेल लिस्ट से हट जाता है और यूजर को लगता है वाह, एक क्लिक में काम हो गया। और यहाँ एक कायदे की बात है जिस पर लेक्चर में भी जोर था। व्यू सीधे मॉडल में जाकर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो खुद से डेटाबेस में एंट्री डिलीट या एडिट नहीं कर सकता, उसे कंट्रोलर के रास्ते से ही गुजरना होगा। ये एक तरह का अनुशासन है। हाँ, और इसी अनुशासन को कहते हैं सेपरेशन ऑफ फंक्शनैलिटी, यानी कामों का स्पष्ट बंटवारा। यही एमवीसी की सबसे बड़ी ताकत है। मॉडल का काम सिर्फ डेटा और उससे जुड़े नियम संभालना, व्यू का काम सिर्फ उस डेटा को यूजर के सामने पेश करना, कंट्रोलर का काम यूजर के एक्शन को मॉडल तक पहुंचाना। सबका अपना अपना रूल फिक्स है, कोई ओवरलैपिंग नहीं। इससे कोड साफ सुथरा रहता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये बंटवारा क्यों जरूरी है? सब कुछ एक ही जगह रख दें तो शायद आसान लगे, क्यों इतनी मेहनत करें अलग अलग करने की? ये सवाल बहुत जायज है। खासकर छोटी मोटी एप्लीकेशन के लिए शायद ये ओवरकिल लगे, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन बड़ी और जटिल होती जाती है, इस बंटवारे के फायदे सामने आने लगते हैं। सबसे बड़ा फायदा है मेंटेनेंस में आसानी। सोचिए, अगर सब कुछ एक हॉटपॉट की तरह मिक्स होता तो ऐप में एक छोटा सा बदलाव करने के लिए भी पूरे कोड जंगल में भटकना पड़ता, गलती होने का खतरा भी ज्यादा होता।
MVC जैसे पैटर्न से आप हर हिस्से पर अलग अलग फोकस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐप का लुक एंड फील बदलना है, नए रंग, नए बटन लगाने हैं। आप सिर्फ व्यू वाले कोड पर काम करेंगे, मॉडल और कंट्रोलर को छूने की जरूरत ही नहीं। अगर डेटा स्टोर करने का तरीका बदलना है, जैसे फाइल से डेटाबेस में जाना है, तो आप सिर्फ मॉडल वाले हिस्से को बदलेंगे। इससे टीमों के लिए मिलकर काम करना भी आसान हो जाता है। जैसा कि IIT मद्रास के लेक्चर में इशारा किया गया था, UI के UX डिजाइनर व्यू पर काम कर सकते हैं और बैकएंड डेवलपर मॉडल और कंट्रोलर पर, बिना एक दूसरे के काम में ज्यादा दखल दिए। टेस्टिंग भी आसान हो जाती है क्योंकि आप हर हिस्से को अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। ये बात तो है। मुझे याद है जब कॉलेज में प्रोजेक्ट बना रही थी, सब कुछ एक ही फाइल में लिख दिया था। बाद में उसमें एक छोटा सा बग ठीक करना भी पहाड़ जैसा काम लग रहा था। तब शायद MVC जैसे किसी पैटर्न की जरूरत महसूस हुई थी, पर पता नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। जी नहीं, ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना है। सोर्स बताता है कि इसकी जड़ें 1970 के दशक के अंत में, करीब 1979 के आसपास स्मॉल टॉक नाम की एक प्रोग्रामिंग भाषा में मिलती हैं। उस जमाने में शायद GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इतने आम नहीं थे, तो इसका इस्तेमाल उतना नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वेब आया, मोबाइल ऐप्स आए और एप्लीकेशंस की जटिलता बढ़ती गई, डेवलपर्स को कोड को ऑर्गेनाइज रखने की शिद्दत से जरूरत महसूस हुई। तब MVC और इसके जैसे दूसरा पैटर्न्स फिर से पॉपुलर हो गए। ये दिखाता है कि अच्छे आइडिया वक्त के साथ और ज्यादा प्रासंगिक हो सकते हैं। वाह, मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी पुराने खजाने काम आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स में ये भी जिक्र था कि MVC की आलोचना भी होती है। क्या ये हर मर्ज की दवा नहीं है? और इसके कुछ भाई बंधु भी हैं मैदान में, जैसे MVA और MVP। इनका क्या सीन है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी डिजाइन पैटर्न चांदी की गोली नहीं होता कि हर समस्या का इलाज कर दे। MVC की भी अपनी सीमाएं हैं और आलोचनाएं होती हैं। कुछ डेवलपर्स महसूस करते हैं कि कभी-कभी कंट्रोलर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उड़ लेता है और बहुत बड़ा और जटिल हो जाता है, जिसे फैट कंट्रोलर प्रॉब्लम कहते हैं। कभी-कभी मॉडल और व्यू के बीच का रिश्ता इतना सीधा नहीं होता जितना MVC मानता है। इसीलिए इसके विकल्प भी उभरे हैं, जैसे आपने कहा MVA मॉडल व्यू अडैप्टर और MVP मॉडल व्यू प्रेजेंटर। ये MVC के ही वेरिएंट हैं जो मॉडल व्यू और कंट्रोलर या प्रेजेंटर अडैप्टर के बीच की बातचीत को थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करते हैं। मिसाल के तौर पे MVP में प्रेजेंटर व्यू को अपडेट करने की ज्यादा जिम्मेदारी लेता है, जिससे व्यू और भी सरल पैसिव व्यू हो जाता है और टेस्टिंग आसान हो जाती है। लेकिन जैसा सोर्स में भी कहा गया है, हमें इसे एक चश्मे से देखना चाहिए। MVC एक बुनियादी सोचने का तरीका सिखाता है, एक शक्तिशाली पैराडाइम है कि एप्लीकेशन के अलग अलग कंसर्न्स, डेटा, प्रेजेंटेशन, यूजर इनपुट को अलग रखना फायदेमंद है। कौन सा पैटर्न चुनना है, MVC, MVP, MVA या कुछ और, ये प्रोजेक्ट की जरूरत, टीम का अनुभव, इस्तेमाल हो रही टेक्नोलॉजी और भाषा पर निर्भर करता है। MVC बुरा नहीं है, बल्कि ये एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की दुनिया में कदम रखने के लिए एक मजबूत पहली सीढ़ी है, खासकर वेब एप्लीकेशंस के लिए, जहां क्लाइंट, ब्राउज़र ऐप और सर्वर का मॉडल होता है। ये बहुत कारगर साबित हुआ है और IIT मद्रास के कोर्स का फोकस भी शायद इसी तरह के वेब एप्लीकेशंस पर है। समझ गई। तो ये एक फाउंडेशनल आइडिया है जिस पर अलग अलग इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। अब जरा जमीन पर आते हैं, तो इसका रियल लाइफ में क्या सीन है? हम रोज जो एप्स यूज करते हैं उनमें ये कहाँ और कैसे दिखता है? देखिए, हम रोज जिन वेबसाइट्स या वेब ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट है या सोशल मीडिया फीड है या ऑनलाइन बैंक अकाउंट है, उनमें से ज्यादातर पीछे इसी तरह के क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करती हैं और उनमें MVC या उससे मिलते जुलते पैटर्न का इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। आपका कंप्यूटर या फोन क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होता है। आप स्क्रीन पर जो देखते हैं व्यू, उस पर क्लिक करके या फॉर्म भरकर कुछ करते हैं कंट्रोलर के जरिए, और सर्वर पर मौजूद डेटा, मॉडल या तो अपडेट होता है या आपको नई जानकारी भेजता है जो फिर से व्यू पर दिखती है। ये पूरा चक्कर पीछे चल रहा होता है। कई पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क्स जैसे रूबी ऑन रेल्स, जैंगो, पाइथन, स्प्रिंग जावा इसी MVC पैटर्न पर आधारित हैं या इससे प्रेरित हैं। बिल्कुल। और अब अगर हम भविष्य की तरफ देखें, खासतौर पर मशीन लर्निंग ML के तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र में, यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये हिस्सा सीधे IIT मद्रास के सोर्स लेक्चर से नहीं है, बल्कि हम MVC के सिद्धांतों को आगे बढ़ाकर संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। सोचिए, एक जटिल मशीन लर्निंग एप्लीकेशन है, क्या उसमें भी MVC का सिद्धांत काम आ सकता है? शायद हाँ। मॉडल में क्या हो सकता है? ML का कोर एल्गोरिथम, उसका ट्रेनिंग से सीखा हुआ ज्ञान और वो सारा डेटा
जिस पर वो काम करता है या जिससे सीखता है। व्यू क्या दिखा सकता है? एमएल मॉडल के नतीजे, जैसे किसी चीज की भविष्यवाणी, किसी तस्वीर में चीजों की पहचान या कोई जनरेट किया हुआ टेक्स्ट या इमेज। ये नतीजे यूजर को ग्राफ्स, चार्ट्स या टेक्स्ट के रूप में दिखाए जा सकते हैं। कंट्रोलर यूजर को क्या करने की सुविधा दे सकता है? यूजर शायद मॉडल को नए डेटा पर चलाने का कमांड दे सके, उसकी परफॉर्मेंस देख सके, या शायद मॉडल के कुछ पैरामीटर्स को फाइन ट्यून कर सके। तो इस तरह से एमवीसी का जो मूल सिद्धांत है, यानी कंसर्न्स को अलग अलग करना, वो एमएल जैसी जटिल एप्लीकेशंस को भी ऑर्गेनाइज करने, समझने और मैनेज करने में मददगार हो सकता है। ये दिखाता है कि एमवीसी सिर्फ वेब एप्स बनाने का एक तरीका नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की एक बुनियादी सोच है जो अलग-अलग डोमेन में लागू हो सकती है। वाह, ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक लगभग 40-50 साल पुराना कॉन्सेप्ट आज भी नई टेक्नोलॉजी को रास्ता दिखाने की क्षमता रखता है। चलिए, अब इस सारी गहरी बातचीत को समेटने का वक्त आ गया है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? आज हमने क्या सीखा? सीधी सपाट भाषा में कहें तो एमवीसी यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर सॉफ्टवेयर बनाने वालों का एक तरीका है अपनी एप्लीकेशन को सुलझा हुआ रखने का। ये काम को 3 हिस्सों में बांट देता है। 1. मॉडल, सारा डेटा और बिजनेस का लॉजिक यहाँ रहता है, जैसे आपके ईमेल, उनकी डिटेल्स और उन्हें मैनेज करने के नियम। 2. व्यू, ये यूजर को जानकारी दिखाता है और इंटरैक्ट करने का मंच देता है, जैसे स्क्रीन पर दिखने वाली ईमेल लिस्ट या वो आवाज जो मैसेज पढ़कर सुनाती है। 3. कंट्रोलर, ये यूजर के एक्शन को पकड़ता है, जैसे डिलीट बटन दबाना, और मॉडल को बताता है कि क्या करना है। वो आईआईटी मद्रास वाला ईमेल का उदाहरण याद रखिए, उससे ये फंडा एकदम चकाचक क्लियर हो जाता है। निश्चित रूप से। और जैसा हमने बात की, यह अकेला या हमेशा सबसे बेहतरीन तरीका शायद न हो, लेकिन एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए ये एक बेहद ज़रूरी और बुनियादी कॉन्सेप्ट है। सोर्स लेक्चर ने भी खासतौर पर वेब एप्स के क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में इसकी उपयोगिता पर जोर दिया था। ये सेपरेशन ऑफ फंक्शनैलिटी का महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है, जो अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नींव है। इससे कोड न सिर्फ साफ रहता है, बल्कि उसे बदलना, टेस्ट करना और उस पर टीम के साथ काम करना भी आसान हो जाता है। तो अगली बार जब आप कोई ऐप खोलें, चाहे हो खाना ऑर्डर करने वाली ऐप हो, कोई मोबाइल गेम हो या आपका सिंपल सा नोटपैड ऐप, तो बस एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, क्या इसके पीछे भी मॉडल व्यू कंट्रोलर जैसा कोई ढांचा काम कर रहा होगा? अगर हाँ, तो वो कैसा दिखता होगा? डेटा कहाँ रखा होगा? मॉडल। आपको स्क्रीन पर जानकारी कैसे परोसी जा रही है? व्यू। और आपके हर क्लिक या स्वाइप पर पर्दे के पीछे कौन सा कंट्रोलर हरकत में आ रहा होगा? इस तरह सोचना ना सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि ये आपको रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को एक नए गहरे नजरिए से देखने में भी मदद कर सकता है।